वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम इफरिक 1 चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ब्रेवो लिमिटेड, और ये कॉस्ट मॉडल पर बेस करता है। तो क्वेश्चन ये है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रेवो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2013 आर अंडर फाइनलाइजेशन एंड द फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। BL's plant was commissioned and became operational on 1st April 2008 at a cost of rupees 130 million. At the time of commissioning, its useful life and present value of decommissioning liability was estimated at 20 years and rupees 19 million respectively. Now, typically किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें नॉर्मली कैश फ्लोज दिए हुए होते हैं एंड वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन इन दिस क्वेश्चन हमें ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है और हम इस प्रेजेंट वैल्यू की बेस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे 130 प्लस 19, दैट इज 149। डिस्काउंट रेट 10% है, तो अब हम इस 10% पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो एक टिपिकल तरीका तो ये है कि अगर आप ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर तो ये आसान होता है कि आपकी जो ओपनिंग फिगर है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट परसेंटेज अप्लाई कर लें। आप ये नहीं कर सकते कि 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, और अगर आपने 4 ईयर्स या 5 ईयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 4 और 5 से मल्टीप्लाई करने से सही इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेना होता, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लेना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट लेने के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम एसेट की कंपाउंडिंग करें और कंपाउंडिंग करके देखें कि एसेट की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली होगा इंटरेस्ट। तो यही टेक्निक हम इस क्वेश्चन के अंदर भी यूज कर रहे होंगे। देयर हैज बीन नो चेंज इन द अबव एस्टिमेट्स टिल 30 सितंबर 2013, यानी ईयर एंड तक जो जिसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर कर रहे हैं तब तक कोई चेंज नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर यानी एक चेंज आया है, द डीकमीशनिंग लायबिलिटी हुज प्रेजेंट वैल्यू एज एट 1 अप्रैल 2013 वाज एस्टिमेटेड एट रुपीज 25 मिलियन। तो यहाँ पर वंस अगेन हमें जो है वो प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है और हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, लेकिन आगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। कंप्यूट द रिलेटेड अमाउंट्स एज दे वुड अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड comprehensive income of Bravo Limited for 30 September 2003 in accordance with IFRS। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर यानी लास्ट ईयर की फिगर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर अगर हम अब क्वेश्चन देखें तो इसकी टाइमलाइन को समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम इस एसेट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो है 1 अप्रैल 2008। जहां पर हमारा ईयर एंड हो रहा है दैट इज 30 सितंबर 2013। तो हमें जिस पॉइंट पर जाना है दैट इज जहां हमारा चेंज आ रहा है दैट इज 1 अप्रैल 2013। तो इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इस डेट को भी फोकस करना होगा। और अगर आपने एक ईयर के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो ईयर के स्टार्ट से लेके ईयर एंड तक की फिगर्स को देखना होता है। तो ईयर का स्टार्ट जो है हमारा दैट वुड बी 1 अक्टूबर 2012। सो हमारा जो क्वेश्चन का फ्लो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम पहले 1 अप्रैल 2008 से 1 अक्टूबर 2012 तक जाएंगे, फिर 6 मंथ बाद 1 अप्रैल 2013 तक। यहाँ पर हम एस्टिमेट के चेंज को इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर मजीद 6 मंथ तक को डील करेंगे। अब 1 अप्रैल 2008 से 1 अक्टूबर 2012 तक जो टाइम बनता है ये बनता है 4.5 ईयर्स। उसके बाद अक्टूबर 12 से अप्रैल 13 तक 6 मंथ, और फिर अप्रैल 13 से 30 सितंबर तक भी 6 मंथ। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली 3 स्टेप में होनी चाहिए। पहले 4.5 ईयर्स का इम्पैक्ट लेंगे, फिर 6 मंथ का, फिर एस्टिमेट का चेंज लेंगे और फिर 6 मंथ का इफेक्ट लेंगे। तो ये फ्लो जहन में रखना है विद द डाटा इन द क्वेश्चन। तो 1 अप्रैल 2008 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें प्रेजेंट वैल्यू 19 की गिवन है और एसेट की जो बाकी वैल्यू है वो 130 है। दोनों को ऐड करेंगे तो एसेट 149 का और प्रोविजन 19 की रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसके बाद हम एसेट पर जो है डेप्रिसिएशन ले लेंगे 4.5 ईयर्स की। तो 149 का एसेट है, 20 ईयर से डिवाइड किया, एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई, 4.5 ईयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4.5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन आ गई 33.53।
इसके बाद हमें इंटरेस्ट लेना है फॉर 4.5 ईयर्स। अब इंटरेस्ट आप ऐसे नहीं ले सकते कि आप 19 के ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करें जो आपका इंटरेस्ट है, लेट्स से 8%, और फिर आप उसको 4.5 ईयर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10% का जो रेट है उस पर हमें प्रोविजन को कंपाउंड करना होगा। अब प्रोविजन को जब कंपाउंड करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2012 यानी 4.5 ईयर्स के बाद हमारी जो प्रोविजन है उसकी वैल्यू क्या है। एट दिस पॉइंट अगर हम अब यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं ले रहे, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, यानी 4.5 ईयर्स बाद की वैल्यू ले रहे हैं। तो 4.5 ईयर्स बाद की जो वैल्यू हमारे पास बन रही है दैट इज 29.18। 29.18 से हमें यह पता चलता है कि पहले प्रेजेंट वैल्यू 19 थी, अब प्रेजेंट वैल्यू 29.18 है। तो जो चेंज आया, जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज 10.18। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो जहां पर भी हम ये स्टेरिक यूज कर रहे होंगे तो वो बैलेंसिंग फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये पॉइंट आने के बाद अब हम एसेट की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन। एंड नाउ अब हमारा ईयर के स्टार्ट के पॉइंट पर आ गया, तो अब हमें 6 मंथ आगे जाना है। एक साथ हम पूरे 12 महीने इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि जो हमारा एस्टिमेट है वो मिड ईयर में चेंज हो रहा है, वो 1 अप्रैल को चेंज हो रहा है। तो हमें 6 मंथ का इफेक्ट लेना है, तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 0.5 ईयर्स ले लिया, या इसे 6/12 कर लें तब भी यही 0.5 का इंपैक्ट होगा। तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3.73 की। ये प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी फिगर चली जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोविजन के ऊपर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी हमें 6 मंथ का लेना है। वंस अगेन हम कंपाउंडिंग यूज करते हैं। तो साल के शुरू तक 4.5 ईयर्स हुए थे, तो 6 मंथ गुजरने के बाद जो टाइम है वो हो चुका है 5 ईयर्स, यानी हाफ ईयर मजीद गुजर चुका है। तो अब ये जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ रहा है इसकी बेस पर हमारी प्रोविजन की वैल्यू बनती है 30.60, और इट मीन्स के जो बैलेंसिंग फिगर है, जो प्रोविजन के अंदर मजीद चेंज आया दैट इज 1.42, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर हम प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि प्रोविजन का डिक्रीज अब रिकॉर्ड करना है, जो कि हम कह रहे होंगे कि 1 अप्रैल 2013 को आ रहा है। तो 1 अप्रैल 2013 को जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है वो है 25 मिलियन। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जी एस्टिमेट चेंज हो गया है और अब प्रेजेंट वैल्यू 25 मिलियन है, विच रिफ्लेक्ट्स के 5.60 से प्रोविजन में डिक्रीज आएगा। अब प्रोविजन में डिक्रीज आएगा और कॉस्ट मॉडल है, तो प्रोविजन डिक्रीज होकर डेबिट होगी तो एसेट क्रेडिट होगा, तो एसेट की वैल्यू भी 5.60 से कम कर देंगे, तो एसेट की वैल्यू फिर 106.14 हो जाएगी। तो इस टाइम पर हमने एस्टिमेट का जो चेंज था उसका इफेक्ट भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब हमें ईयर एंड तक जाना है, तो मजीद हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हमारी रिवाइज वैल्यू जो है वो 106.14 या 15 है। रिमेनिंग लाइफ 15 ईयर्स है क्योंकि 5 साल पहले गुजर चुके हैं, और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। इसकी जगह आप 6/12 भी ले सकते हैं। सेम वे में जब हम डेप्रिसिएशन अब रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा इसी डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी, और फिर हमें लेना है इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। अब इंटरेस्ट जब 6 मंथ के लिए लेना है तो वंस अगेन हम प्रोविजन को कंपाउंड करेंगे। ईयर एंड पर प्रोविजन की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 25 की वैल्यू में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड कर दें, लेकिन ये 6 मंथ का इंटरेस्ट ऐड करने का मतलब ये होगा कि 10% का आपको इक्विवेलेंट रेट लेना होगा। तो आसानी तब होती है जब पूरे साल की कैलकुलेशन हो और आपका रेट भी पर एनम हो। जहाँ पे आपका रेट पर एनम है लेकिन कैलकुलेशन पूरे साल की नहीं है तो फिर कंपाउंडिंग का इफेक्ट प्रॉपरली नहीं आता। इसलिए मैथमेटिकली ज़्यादा करेक्ट कैलकुलेशन का मतलब होता है कि आप कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग यूज़ करें। तो हमने हाफ ईयर बाद की उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, या वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि वो ईयर एंड पर क्या होगी। तो 25 के अंदर 6 मंथ्स की कंपाउंडिंग जब ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 26.22, विच मीन्स के जो इंटरेस्ट है दैट इज डिफरेंस ऑफ दिस 1.22, और ये इंटरेस्ट भी हमारा प्रॉफिट और लॉस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब हम ये अमाउंट रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो हम एसेट की फाइनल अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसी तरह हमारा प्रॉफिट और लॉस में जो टोटल एक्सपेंस होगा वो 9.91 होगा। एडिशनली हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन 2 जगह पर हमने कैलकुलेट की, 6 मंथ की पहले यहाँ पर है और फिर दूसरी 6 मंथ की यहाँ पर है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन 7.27 आ जाएगी। इसी तरह इंटरेस्ट जो है वो पहले 6 मंथ का 1.42 है, और उसके बाद जो अगले 6 मंथ का है वो 1.22 है। इन दोनों को भी अगर हम कंबाइन करके लिख दें तो हमारे पास इंटरेस्ट 2.64 का बन जाएगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर्स रिफ्लेक्ट करें, जो कि ये 2 फिगर्स हैं, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम की फिगर्स रिप्रेजेंट करें, जो कि ये 2 हैं। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।